टू माई चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग। क्लास 2020 के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर का नाम बदल गया है। इस चैप्टर का नाम अब हो गया है अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम बदला है। कोई भी बच्चा ये मत पूछना कि अंदर का कुछ बदला है या नहीं, अंदर सारे टॉपिक सेम है, वैसे के वैसे हैं, बस चैप्टर का नाम बदल दिया है। पहले थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग था, अब चैप्टर का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा। ठीक है, तो तुम लोगों को जब आप अगर तुम्हारे स्कूल खुले होते तो तुम्हारी मैम भी इन्फॉर्म कर दी थी, बट नाउ आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम बदल गया है। सेकेंडली, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस एंड इको क्लास 12 के चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फुल कोर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इको वो भी आप डिस्क्रिप्शन से जाकर प्लेलिस्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट चीज ये है नोट्स। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नोट्स। आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, नोट्स बनाने की आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर सारे नोट्स डले हुए हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, इको के। हिस्ट्री के जितने भी नोट्स हैं मैं पहले टाइप्ड डालती हूँ यानी कि पीडीएफ फॉर्म में, फिर मैं डालती हूँ हैंड रिटन। तो आप बस इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी को देखो, हाईलाइट सेक्शन में चेक करना हिस्ट्री क्लास 12 नोट्स, वहां पे तुम्हें हर एक चैप्टर का नोट्स मिल जाएंगे। इसके नोट्स टाइप डले हुए हैं, हैंड रिटन में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स का लिंक दे रखा है। तो ना ही आपको नोट्स की टेंशन लेनी है, ना ही चैप्टर की, बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था महाभारत के बारे में। हमने महाभारत जो बुक है उसके थ्रू अपनी सारी इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आपको पता है जो बुद्धिज्म है आज के टाइम पे हर एक कंट्री जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, यानी काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मेन रिलीजन ही बुद्धिज्म है, बट उसके रूट्स कहाँ पे हैं? इंडिया के हैं। और हमारा काफ़ी सारा हिस्टोरिकल पास्ट जो है, कल्चर जो है, वो थ्रू द स्कल्पचर्स एंड आर्ट्स और राइटिंग्स में से निकला है। की बुद्धिस्ट टेक्स्ट की और जैना टेक्स्ट की। तो सबके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है इसमें, जैसे आप बुक खोलोगे, अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। सांची स्तूपा आप सबको पता है, भोपाल के पास एक जगह है कनखेरा, वहां पे सांची स्तूपा सिचुएटेड है। और सांची स्तूपा जो हैगा उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो बुद्धिस्ट का सबसे आप कह लो स्पिरिचुअल स्टॉप आज के टाइम पर हैगा, यानी कि वहाँ पे जितनी भी उस समय पे उनकी जो इनग्रेविंग्स है, यानी कि जो स्तूपा है उसके ऊपर जितनी भी इनग्रेविंग्स हुई हुई है स्कल्पचर्स के ऊपर, उसके थ्रू हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो सांची स्तूपा है उसके 4 कॉरिडोर्स हैं, यानी कि 4 गेट हैं उसके एंटर होने के, जो 4 डायरेक्शन में बने हुए हैं, और उनका जो डिज़ाइन है और उनके ऊपर जो स्कल्पचर हो रखा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता था पहले ज़माने में, जब आप सबको पता है कि हमारे ऊपर यूरोपियंस यानी कि ब्रिटिशर्स रूल करने आए हुए थे। तो उस समय पे जब हमारे स्तूपास के काफ़ी सारे स्कल्पचर्स निकल के बाहर आते थे, तो ये ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, ये हमारा कोई ना कोई स्कल्पचर उठा के ले जाते थे अपने ब्रिटेन में और अपने गार्डन्स में जाके सजा देते थे। और इसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा जो इम्पोर्टेंट पास था वो चोरी हो गया या फिर लूट कर ये लोग ले गए। तो बाद में क्या हुआ, जब सांची स्तूपा के बारे में सबको पता चला, एग्जैक्टली सांची स्तूपा के पास में लॉर्ड कनिंघम, हमने फर्स्ट चैप्टर में कनिंघम के बारे में पढ़ लिया था, जो एएसआई के यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने सांची के बारे में डिस्कवर करा। वो सांची के स्तूपा के पास के गांव में रहे और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे से जो स्कल्पचर्स निकल कर आ रहे हैं वो एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। तो वो वहाँ रुके और उन्होंने उसको देखा। सेंचुरी के अंदर जितने भी यूरोपियंस थे उनकी नज़र अब लग गई थी सांची स्तूपा के ऊपर। जो लॉर्ड कनिंघम थे वो सांची के पास में जो गांव था वहाँ पे जाके रुके और वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर करा सारा का सारा स्कल्पचर ऑफ द सांची स्तूपा। ठीक है, और जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है स्तूपा को बचाने में। कैसे बचाने में? देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लूट होती थी हमारे आर्टिफैक्ट्स की, यानी कि हमारे जितने भी स्कल्पचर्स थी उसकी। तो क्या हुआ, यूरोप के कुछ लॉज वगैरह थे, वो चाहते थे कि जो हमारा ईस्टर्न गेट जो है स्तूपा का एंटर करने का, वो चाहते थे कि वो गेट को अपने यहाँ म्यूजियम में ले जाके, फ्रांस के म्यूजियम में ले जाके डिस्प्ले करे। तो जो हमारी शाहजहां बेगम थी उन्होंने अपनी पूरी फोर्स लगाई, उन्होंने मना कर दिया, उन्हें कन्विंस करा कि वो प्लीज़ हमारा जो ये पास्ट है इसको यहाँ से लेकर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू, हिस्टोरिकल चीज़ की वैल्यू तभी है जब वो उसी जगह पर रहे जहाँ पे वो थी, तभी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसके अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला इसका, उन्होंने जो लॉ जिन्होंने मांगा था हमारा जो गेट था उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो ढांचा था वो बनवाकर फ्रांस के म्यूजियम में उन्होंने कहा वो
वो आप ले जा सकते हो। तो शाहजहां बेगम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था सांची स्तूपा को बचाने में। क्यों करा? बिकॉज उन्हें पता था कि सांची स्तूपा जो है उससे हमें हमारा जो बुद्धिज़्म है उसके बारे में पता चलेगा। अगर वो भी ख़त्म हो चुका होता तो आज के टाइम पे हमें बुद्धिज़्म के बारे में बहुत ज़्यादा कम नॉलेज होती। तो शाहजहां बेगम ने हमारे सांची स्तूपा को बचाया था। नेक्स्ट कौन थी हमारी? उनकी जो बेटी थी या फिर उनकी जो है थी सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने भी पता थी सांची स्तूपा की वैल्यू, यानी उन्हें भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है वो, उन्हें उसके आर्ट की वैल्यू पता थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब नेक्स्ट हमारे एएसआई के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल, उनके साथ मिलकर एक अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाई। तो जॉन मार्शल ने पूरी की पूरी डिटेल स्टडी करी अबाउट सांची स्तूपा, वो भी एएसआई के डायरेक्टर थे। और जो सुल्तान जहां बेगम थी उन्होंने पूरा फंड करा था। फंड मतलब सारा पैसा उन्होंने लगाया। उन्होंने होटल उनको रेंट पे दिलाया, गेस्ट रूम रेंट पे दिलाया, उसमें जॉन मार्शल और उनकी टीम रहती थी। और वो सांची के अंदर पूरा का पूरा सांची स्तूपा के ऊपर वो लोगों ने अपनी जितनी भी स्टडी वगैरह करनी होती थी वो उन्होंने करी, ऑल बिकॉज ऑफ सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। इसलिए इस चैप्टर में हमें इनके बारे में पढ़ाया है। तो जो सर जॉन मार्शल का जो वर्क है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म ऑल्सो। अब ये जब हमारी पूरी वॉल्यूम बन गई जॉन मार्शल की, तो ये क्वेश्चन आया कि ये सांची स्तूपा को क्यों बनवाया गया होगा और ये किस लिए बनवाया गया होगा, एंड ये जो इतना मैसिव स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जितने भी ड्राइंग्स हो रखे हैं उस सब का क्या मीनिंग है। तो उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है द बैकग्राउंड सैक्रिफाइस एंड डिबेट्स। देखो मेनली इसमें हम ये जानेंगे कि हमें अपना एक कल्चर पता है जो इंडिया में फॉलो होता था, हिंदुइज्म, यानी कि ब्राह्मण्स होते थे वो वेदास की नॉलेज देते थे, वो उपनिषद्स देते थे, वो ऋग्वेदा के बारे में बताते थे। बट बुद्धिज़्म और जैनिज्म ये दो बिलीव्स कैसे निकल कर आई पहले ज़माने में, उस टाइम पे ये दो बिलीव्स कैसे निकल कर आई उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मिलेनियम BCE यानी कि जो फर्स्ट BCE थी उसका मिड में देखो एक बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने लग गया था। वर्ल्ड के अंदर एक नई चीज़ आने लगी थी। जैसे आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी आती है, वैसे उस टाइम पे वर्ल्ड में एक नई टाइप की थिंकिंग डेवलप्ड हुई थी, यानी कि लोगों के सोचने का नज़रिया बदलने लगा था। हर एक वर्ल्ड के हर एक हिस्से में अलग अलग थिंकर्स, यानी कि जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो अपनी बात निकाल कर लाते हैं, तो उस समय पे रेवोल्यूशनरीज नहीं कहेंगे हम उनको कहेंगे थिंकर्स निकल कर आए थे, जिन्होंने जो चैलेंज करा था सारे के सारे वर्ण सिस्टम को, वेदास को, और जो हिंदुइज्म और जो हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से ह्यूमंस के बीच में डिफरेंसेस होते थे उसको चैलेंज करा। ठीक है, तो वो थिंकर्स डेवलप होने लग गए थे कब? मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE में। हर एक इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के हर कोने में हो रहे थे। जैसे कि हमारे बुक में बताया है इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स हो रही थी, सच एज ज़रास्ट्र इन ईरान, नेक्स्ट है आपके कॉन्गजी इन चाइना, और हमारे सोक्रेट्स, एरिस्टोटल एंड प्लेटो इन ग्रीस। हमें अगर आप आगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो आपको सोक्रेट्स के बारे में पता चलेगा, प्लेटो के बारे में पता चलेगा, जिनकी थिंकिंग्स के बारे में आप पढ़ोगे तो वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस और गवर्नमेंट कैसे बनी, किंग कैसे बना, सब कुछ उसमें उन लोगों ने अपनी थिंकिंग्स के थ्रू बताया हुआ है। और जैना, महावीरा और बुद्धा इन इंडिया, तो ये सब थिंकर्स डेवलप हो रहे थे जिन्होंने चैलेंज करा था सारे वैदिक टेक्स्ट को, उन बातों को जो सोशल डिफरेंसेस को ज़्यादा बढ़ावा देती थी। और क्या हुआ उस टाइम पे? अंडरस्टैंड लोगों के ने सोचने, पहले क्या कहा जाता था कोई भी चीज़ है वन सिस्टम है, भगवान ने क्या है, डिवाइन ओरिजिन है, वैदिक है, वेदास है, डिवाइन ओरिजिन है। अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा अबाउट व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ डेथ, यानी कि मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि हम कहाँ से आए हैं। लोगों ने ये क्वेश्चन शुरू करा। रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कि ये हमारा और हम बाहर के दुनिया से हमारा जो रिलेशन है, यानी कि आफ्टर लाइफ के बारे में उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू करा। तो ये सब चीज़ों पर हमारा होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट चीज क्या हुई? न्यू सिटीज और किंगडम्स डेवलप हुए। जैसे कि अभी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि गंगा वैली वाला जो चैप्टर था कि महाजनपद बनने लग गए हमारे, और हमारा बड़े बड़े एम्पायर्स बिल्ट होने लग गए। तो ये वो टाइम था जब लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट होने शुरू हुई, यानी कि उनके यहाँ अब सोचने लग गए थे लोग कि हम कौन है, हमारी डेथ के बाद क्या होता है, और किंगडम्स वगैरह हमारे डेवलप होने लग गए थे। तो विद दिस अब हम अपने टॉपिक 2.1 पे आते हैं जिसका नाम है सैक्रिफाइशियल
ट्रेडिशंस। सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है, बलि चढ़ाना। तो पुराने ज़माने में काफ़ी बार बलि चढ़ाई जाती थी। क्यों चढ़ाई जाती थी? या तो घर की शांति के लिए, या फिर कुछ हाउस होल्ड, एक तो होता था हाउस होल्ड के लिए, यानी कि लोग अपने घर में किसी न किसी बेटा के लिए यानी कि सन के लिए बलि चढ़ाते थे, या फिर अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए बलि चढ़ाते थे, या फिर कोई बैटल विन करने के लिए। दूसरी बलि होती तो राजा महाराजा चढ़ाते थे, किसी बैटल के होने से पहले यानी कि युद्ध से पहले बलि चढ़ाई जाती थी। तो जितने भी हमारे ये थिंकर्स थे उन्होंने सैक्रिफाइसल ट्रेडिशंस के ऊपर भी चैलेंज करा था कि क्यों सैक्रिफाइसल ट्रेडिशंस नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार फार्मर्स जो होते थे वो ब्राह्मण्स के कहने पर अपना जो उनका एनिमल होता था उसकी बलि चढ़ा देते थे। सपोज करो एक फार्मर है, उसके पास एक ही गाय है और वो उसकी बलि चढ़ा देगा तो वो बेचारा क्या खाएगा। तो जितने भी ये थिंकर्स थे इन्होंने क्वेश्चन करा कि जो वो एनिमल है वो हमारा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, उस एनिमल के अंदर भी जान है, उसकी बलि चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हमारी सोसाइटी में आने लग गई। तो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस तो थी, यानी कि जो ऋग्वेदा थी जो 1500 टू 1000 BCE में लिखी गई थी, उसके अंदर बहुत सारे हिम्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज हिम्स? हिम्स एक मंत्र टाइप ही आप कह सकते हो। हिम्स लिखे गए हैं अबाउट डेटीज। डेटीज कौन है? देवताओं के बारे में हिम्स लिखे गए हैं। देवताओं के मंत्र होते हैं ना। कौन से 3 देवताओं की बात बताइए हमारे ऋग्वेदा के अंदर? 3 देवता, इंद्र, अग्नि और सोमदेव के बारे में हमारा जो ऋग्वेदा है उसके बारे में बता रखा है। और हमारे जो वो हिम्स हैं, ये सारे हिम्स जब भी कोई सैक्रिफाइस होता है यानी कि मंत्र जो हैं, जब भी कोई बलि चढ़ती है तो उस टाइम पे इनको बोला जाता है या फिर इनका उच्चारण करा जाता है। बलि किस लिए चढ़ाई जाती है? तो कैटल के लिए, यानी कि जो प्रोड्यूस वगैरह है वो अच्छा निकले। नेक्स्ट लड़कों के लिए लगाई जाती है कि अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा तो वो बलि चढ़ाते हैं। और क्या हो गया? सक्सेस के लिए, यानी कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए और किसी भी बैटल में जीतने के लिए जो राजा माना जाते वो बलि चढ़ाते थे। जो इससे मैंने तुम्हें बता दिया है। एक हाउस होल्ड सैक्रिफाइस होता है और एक एलैबोरेट वन होता है। हाउस होल्ड मतलब जैसे मैंने तुम्हें फार्मर का एग्जाम्पल दिया। एलैबोरेट वन हम सबको पता है अश्वमेध और राजसूय। तो अश्वमेध हमने महाभारत में पता है, हमें अश्वमेध यज्ञ हुआ था। क्यों होता है? वो एक घोड़े को पूरे में दोहराते हैं फिर उसकी बलि चढ़ाते हैं, जिससे ये हो जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ अगर पूरा हो गया, वो सैक्रिफाइस अगर पूरा हो गया तो युद्ध में जीत पक्की होती है। तो इस तरीके जो सैक्रिफाइसल ट्रेडिशंस थे इसके ऊपर क्वेश्चन होने लगा। सो यहाँ से हमारा थिंकिंग डेवलप हुई ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यू क्वेश्चंस। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द क्वेश्चंस कि क्यों लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा इन सब चीज़ों के ऊपर। जो इतने सालों से चले आ रही थी चीज़ें जो हमारे वेदास में मेंशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन होना क्यों शुरू हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक 2.2 न्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के बारे में हमें पता चला उपनिषद में जो बातें लिखी हुई थी उसके थ्रू। उपनिषद क्या होते हैं? वैसे हमारे ऋग्वेद है, ठीक है, तो वेदास के अंदर मंत्र वगैरह होते हैं, बट ये जो उपनिषद है इस पे फिलोसॉफिकल व्यूज ऑफ लाइफ दे रखा होता है, यानी कि जो लोगों के सोच विचार होते हैं ऑन एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, वो उपनिषद में मेंशन होता है। तो उपनिषद में क्वेश्चन किया गया अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि हम लोग क्यों पैदा होते हैं, और जैसे कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के बाद लाइफ होती है या नहीं होती है। वॉज रीबर्थ ड्यू टू द पास्ट एक्शंस, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे तुम्हारे कर्म हो गए वैसे ही तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। जैसे कि अगर तुमने गंदे कर्म करे होंगे तो तुम्हें लोअर वर्ण सिस्टम में जन्म होगा, या तुम्हारा एज अ वुमेन जन्म होगा, ऐसा कहा जाता था उस जमाने में। तो क्या ये सब सच है? उपनिषद में मेनली मेडिटेशन के काफी सारे तरीके दिए होते थे, और व्हाट इज द रियलिटी, यानी कि ये सब जो वर्ण सिस्टम है और जितना भी हमारे ब्राह्मण हमें बताते हैं क्या वो सच है या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस लिखे गए थे। और सैक्रिफाइसियल ट्रेडिशंस के ऊपर, यानी कि जो बलि चढ़ाने का ट्रेडिशन था उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते थे हमारे इन द उपनिषद के थ्रू हमें पता चला। तो दीज वर द न्यू क्वेश्चन। 2.2 में हमने जो नए नए क्वेश्चंस आ रहे थे उनके बारे में पढ़ा। अब आते हैं टॉपिक 2.3 पे, जिसका नाम क्या है? डिबेट एंड डिस्कशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर और इनके ऊपर डिबेट कहाँ पे होती थी और कौन लोग करते थे। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चलता है कि उस जमाने में ये सब होता था? क्या कोई वहाँ से आके हमें बताता है? नहीं, हमें पता चला थ्रू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेनली हमें अबाउट 64 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बता रखा है। स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि ये जो डिबेट्स वगैरह हुई 64 स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर टोटल हमें बता रखा है कि किस तरीके की डिबेट्स होती थी और कहाँ पे होती थी, उसके थ्रू हमें पता चला है। जो टीचर्स होते थे, यानी कि जो बुद्धिस्ट टीचर्स होते थे, यानी कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे वो लोग, और कोई और जैसे कि जो जैनिज्म को फॉलो करते थे वो टीचर टाइप बन जाते थे, और वो अलग अलग देशों में जाकर, हर जगह पे जाकर जो
उनके फिलोसफिकल आइडियाज़ होते हैं उनको स्प्रेड करते थे। यहाँ तक कि बुद्धा भी जो थे वो अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते थे और वहाँ पे जाके अपने आइडियाज़ को फैलाते थे। ठीक है, तो ये उनका काम करता है। इनफैक्ट जो ले पर्सन होता था यानी कि जो आम आदमी होता था, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो जाके इनसे हेल्प लेता था, ये इनको गाइड करते थे। जैसे आज के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो दे वो आप कह सकते हो काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, जो उस जमाने में जाकर सब लोगों को जाकर अपनी शिक्षा को बांटते थे। ठीक है, और क्या होता था, जो डिबेट्स होती थी यानी कि ये जो क्वेश्चंस होते थे इन पे डिबेट्स कहाँ होती थी, एक जगह का मेंशन हो रखा है कुताग्रशला। कुताग्रशला एक हट होती थी जिसका जो रूफ होता था वो पॉइंटेड होता था, जैसे कि हम लोग हट मेनली बनाते हैं उसी टाइप की हट होती थी, ऊपर ट्रायंगुलर रूफ होता था पॉइंटेड, कुताग्रशला। तो वहाँ पे क्या होता था, दो टीचर्स बैठते थे आप मान लो और उनके फॉलोअर्स, यानी कि 2 टीचर हो गए और उनके जो आप कह सकते हो जैसे गुरु और शिष्य होते हैं उनके शिष्य बैठे होते थे। तो 2 गुरु आपस में डिबेट करते, जैसे कि आजकल ग्रुप डिस्कशन होता है ना, वैसे ही 2 जनों के बीच में डिस्कशन होता है और दोनों में से जो जीत जाता था उसके शिष्य दूसरे के पास चले जाते थे। जैसे कि अगर मैं और आप डिबेट कर रहे हैं, आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, मेरे 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं जीत जाऊंगी तो आप अपने 10 स्टूडेंट्स मुझे दे दोगे। तो इस तरीके से उस जमाने में डिबेट और डिस्कशंस होते थे। तो जो फिलोसोफर सक्सेस होता था वो राइवल के जितने भी फॉलोअर्स होते थे उसको ले जाता था। ठीक है, मैनी टीचर्स यानी कि बहुत सारे जो टीचर्स थे उन्होंने क्वेश्चन करा अबाउट द वैलिडिटी एंड अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी कि जो वेदास में मेंशन है कि जो बर्थ से जिसका जिस कैटेगरी में जन्म होता है, जैसे कि अगर कोई क्षत्रिय है तो वही राजा बन सकता है और जो शूद्राज हैं उन्हें सर्वेंट की तरह ही काम करना। जो वेदास में जो बातें लिखी हुई थी उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन करा और उन्होंने ये बताया, यानी कि बुद्धा ने हमें ये बताया कि जो मेन और वुमेन है वो अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को फ्री कर सकते हैं थ्रू ऑल दीज बंधन्स जो हमारे ऊपर वेदा ने लगाए हैं। यानी कि जो वेदास ने हमें बोल रखा है कि अगर हमारे को जो वर्ण मिला है उसमें जो हमें काम दिया गया अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा और अगले जन्म में हमें और हमारे साथ गलत हो सकता है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को मना कर उन्होंने कहा अगर इंसान चाहे तो वो खुद को इन सब से लिबरेट यानी कि फ्री कर सकता है। तो विद दिस हमारा टॉपिक 2.3 कंप्लीट हो गया है। अब हम टॉपिक 3 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स मैसेज ऑफ महावीरा। तो अभी तक मैंने आपको बुद्धा के बारे में बताया कि वो क्या क्या सोचते थे, सांची स्तूपा के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जैना जो धर्म था, जैना धर्म जो है उनके जो लॉर्ड थे महावीरा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ना ट्रेडिशन के अंदर जो महावीरा थे उनके साथ में उनके 23 और टीचर्स चलते थे, यानी कि उनके साथ में उनके प्रीसीडेड यानी कि उनके साथ में उनके 23 और टीचर्स थे जिनको क्या कहा जाता था, टीचर्स ने उनको तीर्थांकर किया जाता था, तीर्थांकर्स। तो इन तीर्थांकर्स का और हमारे महावीर का क्या काम था, ये मेन और वुमेन को गाइड करते थे टू फ्लो इन द रिवर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो लाइफ है उसमें कैसे जीना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी तो महावीर और तीर्थांकर्स उनको गाइड करते थे। और सबसे बड़ी जो चीज़ हमारी महावीरा की टीचिंग्स में थी, यानी कि जैना ट्रेडिशन की टीचिंग्स में जो सबसे मेन चीज़ें क्या है हमारी, फर्स्ट है अहिंसा, यानी कि हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। हर एक मैटर जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो रॉक है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो इंसेक्ट है, उनके अंदर लाइफ है एंड हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, अब व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, तो ये 6 मार्क में क्वेश्चन आता है और आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स लिख के फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारी अहिंसा, यानी कि हर एक जो मैटर है उसमें लाइफ है एंड हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट है नॉन इंजरी टू ह्यूमन, एनिमल एंड इंसेक्ट, यानी कि हमें किसी के जान को दर्द नहीं देना है, जैसे कि आप कह सकते हो किसी का मर्डर नहीं करना है, यहाँ तक कि आपको किसी चींटी तक को और मच्छर तक को नहीं मारना है। क्यों? बिकॉज वो एक जिंदगी है, बस छोटे जानवर की है तो क्या हुआ, बट दे पोजेस अ लाइफ, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, वो भी कर्मा में बिलीव करते थे, कर्मा एंड साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी कि जैसे हमारे हिंदू वैदिक टेक्स्ट में बोल रखा है कि जैसे कर्म होंगे वैसा ही अगला जन्म मिलेगा, तो वैसा जो हमारे जैनिज्म था उसमें भी माना जाता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में भी आपको अच्छा ही मिलेगा। और क्या कहा गया है कि एस्टिज्म और पेनिसेंस, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए और अपने आप को फ्री करने के लिए, आप सबको पता है हम जब लाइफ में रहते हैं तो हमें दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है,
तो इन सब चीज़ों से अपने आप को फ्री करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को कर्मा से भी फ्री करना पड़ेगा, यानी कि जो वर्ल्डली जो पोजेशंस है यानी कि मोह माया से खुद को दूर करना पड़ेगा, ऐसा हमारे ट्रेडिशंस में बोला गया। और अगर कोई किसी को मोह माया से यानी कि उसको पूरे के पूरे जो वर्ल्ड के अफेयर्स है उससे दूर होना है, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे सब कुछ त्यागना पड़ेगा, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को और जितनी भी चीज़ें हैं उसको त्यागना पड़ेगा। तो वो हम आगे पढ़ते हैं। तो 5 मेन वॉज बनते हैं, यानी कि अगर किसी को जैना मॉन्क या फिर जैना नन बनना है तो 5 मेन वॉज होते हैं। अगर आप जैन हो तो आपको पता होगा वो क्या वॉज होते हैं, यानी कि 5 चीज़ों के बारे में आपको टेकअप करना पड़ता है। वो 5 चीज़ें क्या है, नो किलिंग यानी कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं, नो स्टीलिंग यानी कि कभी भी आप चोरी नहीं करेंगे, नो लाइंग कभी भी आप झूठ नहीं बोल सकते हो, ना ही वो कोई प्रॉपर्टी रख सकता है, नॉर दे विल इंडल्ज इन सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब कि वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये कि अगर किसी को अपने आप को सुख और दुख से दूर करना है, यानी कि अगर किसी को एस्टिज्म और पेनिटेंस रखनी है तो उसे कर्मा से फ्री होना पड़ेगा, उसे वर्ल्ड के जितने भी अफेयर्स हैं उनसे दूर होना पड़ेगा। तो उन्हें एक मॉन्क और एक नन की तरह अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा, ना ही शादी, ना ही प्रॉपर्टी, ना ही किसी टाइप का झूठ बोलना किसी से, एंड मर्डर एंड स्टीलिंग तो बहुत दूर की बात है। तो इन सब 5 वॉर्स को लोग लेते हैं अगर जो जैनिज्म को फुली तरीके से फॉलो करते हैं, जो मॉन्क बनते हैं, एंड थ्रू दिस ये लोग एस्टिज्म और पेनिटेंस को अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 4, जिसके बारे में हम बुद्धा एंड द क्वेश्चन ऑफ एनलाइटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेनली हमें बताया गया है कि बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में इस टॉपिक में हमें बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में हमें बताया है कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है एंड जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, सॉरी ट्रेडिशन नहीं, जो रिलीजन है वो खाली इंडिया में नहीं, श्रीलंका में, चाइना में, म्यांमार में, इंडोनेशिया एंड कोरिया तक में फॉलो करा जाता है। बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। एंड सोर्सेज कैसे हमें पता चली, हमें कैसे पता चला बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में, तो मेनली क्या है, जितने भी हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, पिटक्का, जो पिटक्का है, सुत्ता पिटक्का हो गया, विनय पिटक्का हो गया, तो इनके थ्रू हमें बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उनको पिटक्का कहते हैं, उनके थ्रू हमें पता चला है। और हमें हेगियोग्राफी क्या होती है, जैसे कि देखो बायोग्राफी होती है, वो किसी भी इंसान की पूरी लाइफ के बारे में बताती है। हेगियोग्राफी वो उस टाइप की बायोग्राफी होती है जो किसी सेंट यानी कि जो किसी गुरु या फिर किसी मॉन्क के ऊपर लिखी होती है, उसको हेगियोग्राफी कहते हैं। तो बुद्धा की जो हेगियोग्राफी है उसके थ्रू हमें पता चला उनके बारे में। एंड उनकी अर्ली लाइफ क्या थी, हम सबको आप सबको पता होगा वो कौन थे। बुद्धा जो थे वो कौन थे, उनका नाम जो था वो क्या था, सिद्धार्था। वो एक राजा के बेटे थे जो संख्या क्लैन के लीडर रूलर जो थे, राजा थे, उनके वो बेटे थे। जो जब वो पैदा हुए थे, एक्चुअली अर्ली लाइफ के बारे में उनके पढ़ते हैं, तो उनके जो पिताजी थे उनको पहले से ही जो ब्राह्मण्स वगैरह होते, जैसे कि जब कोई एयर पैदा होता है, यानी कि वो राजा थे तो वो राजा का बेटा जब भी पैदा होता है तो ब्राह्मण्स भविष्यवाणी टाइप करते हैं। तो ब्राह्मण्स ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो गौतम बुद्ध है, यानी कि जो हमारे सिद्धार्थ जो थे उस समय पे उनका नाम था, वो या तो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े संत बनेंगे, जैसे कि वो अब हैं। तो जो उनके फादर थे वो नहीं चाहते थे कि वो पूरे अपना राजपाट छोड़ के एक संत बन जाए, तो इसलिए वो जो गौतम बुद्ध थे उनको एक अपने जो एक पैलेस था उसी के अंदर बंद करके रखते थे। उन्होंने उनको जो बाहर की दुनिया की जितनी भी हार्श रियलिटीज़ थी, यानी कि डेथ हो गई और डिजीजेज हो गई, उस सब से दूर रखा। वो अपने बेटे को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्राह्मण्स ने पहले ही बता दिया था कि अगर वो संसार के दुख को देखेंगे तो वो एक सेंट बन जाएंगे। तो हमारे जो गौतम बुद्ध थे वो एक दिन क्या करते हैं, वो अपना जो चैरियट होता है, यानी कि जो उनके रथ चलाने वाले होते हैं, वो उनको फोर्स करते हैं किसी तरीके से कि मेरे को तुम बाहर जो शहर है उसमें लेकर जाओ। जब वो शहर में जाते हैं तो वो देखते हैं एक मरे हुए इंसान को, यानी कि वो एक लाश को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि डेथ जैसी भी कोई चीज़ होती है। फिर वो देखते हैं एक सिक बूढ़े आदमी को, तो उन्हें पता चलता है बीमारी भी होती है। फिर वो देखते हैं एक होमलेस मेडिकेंट को, यानी कि वो पूरी की पूरी जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है उनको अपनी आंखों से देखते हैं। एंड उस समय पे वो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। तो जो उनकी भविष्यवाणी होती है ब्राह्मण की, वो सच हो जाती है। एंड ही लेफ्ट हिज होम, वो अपना घर बाहर छोड़ के अपने सेंट के रास्ते पे निकल पड़ते हैं।
ओके तो उनके फादर बहुत कोशिश करते हैं, यानी कि जो किंग होते हैं संख्या क्लैन के, वो बहुत कोशिश करते हैं अपने बेटे को वर्ल्ड की रियलिटी से दूर रखने की, बट वो नहीं रख पाते। तो जब गौतम बुद्ध ये सब देख लेते हैं तो वो अपने पार्ट 2 एनलाइटनमेंट पे निकल पड़ते हैं, यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो निकल पड़ते हैं। एंड उस सबसे पहले वो क्या करते हैं, बॉडीली मॉर्टिफिकेशन। व्हाट इज बॉडीली मॉर्टिफिकेशन? वो बहुत ही तगड़ी तपस्या करते हैं। आपने देखा है साधु वगैरह तपस्या करते हैं, ना ही वो कुछ खाते हैं ना ही वो कुछ पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं गौतम बुद्ध। एंड उस समय उनको जो सक्सेसफुल वो नहीं हो पाते। सेकंड टेक्निक वो क्या यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन। आपने देखा है बुद्धिस्ट कल्चर जो है, बुद्धिस्ट रिलीजन जो है, उसमें मेडिटेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा की जाती है। उनका पोस्चर ही ऐसे मेडिटेशन वाला बना हुआ है। उन जितने भी उनके हमने काफ़ी सारे स्टैचूज देखे हैं, तो थ्रू मेडिटेशन वो एनलाइटनमेंट यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि बुद्धा को पता था कि आफ्टर लाइफ क्या होता है एंड हमारे साथ लाइफ के बाद क्या होता है, क्या स्वर्ग है क्या नरक है, वो सब उन्हें पता चल चुका था। तो एनलाइटनमेंट वो कैसे गेन करते हैं, नॉट थ्रू द बॉडीली मॉर्टिफिकेशन बट थ्रू द मेडिटेशन वो एनलाइटनमेंट गेन करते हैं। तो अब हमने बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ लिया है कि वैसे वो एक राजकुमार थे एंड वो किस तरीके से अपना सब कुछ त्याग कर मेडिटेशन के थ्रू एनलाइटनमेंट गेन करते हैं। एंड अब हम पढ़ेंगे उनकी टीचिंग्स के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी जो टीचिंग्स है उसको फैलाया था। सो लेट्स स्टडी अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। आई होप टॉपिक स्टार्ट करना है हमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। मेनली इसमें हम पढ़ेंगे कि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसमें क्या लिखा गया था एंड बुद्धा पूरी जो सोसाइटी थी उसको क्या समझाना चाहते थे। तो देखो जितनी भी बातें हैं जो बुद्धा ने कही वो सब रिकॉर्ड हुई हैं सुत्त पिटका के अंदर, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, जिसमें बुद्धा की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो राजपाट का सिस्टम है, किंगडम सिस्टम है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डेवलप हुआ था, यानी कि जब लोगों ने मिलकर एक जने को राजा बनाया था। एंड अगर सोसाइटी चाहे, अगर आम जनता चाहे तो वो उस राजा को हटा भी सकते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। और वो किस में रिकॉर्ड हुई थी, सुत्त पिटका में। तो जितनी भी टीचिंग्स थी ना, मेनली 3 पिटका थे हमारे बुद्धा के, तो जिसमें भी उनकी टीचिंग्स थी वो सुत्त पिटका में मेंशन्ड है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग कहते थे जैसे कि बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई थी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो ऐसा कहा गया कि ही इज़ अ सुपर नेचुरल बीइंग, यानी कि उनको अब उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं। बट वो इन सब चीज़ों को डिनाई करते थे, वो हर एक सुपर नेचुरल चीज़ों को डिनाई करते थे। वो कहते थे कि मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं आई है। वो सिर्फ रीज़न यानी कि एक रीज़न देके और परसुएड करते थे लोगों को थ्रू, वो कहते थे सच्चाई के रास्ते पे चलो। वो किसी भी, ना ही उनकी किसी भी टीचिंग में गॉड से रिलेटेड कुछ लिखा गया है। तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति तो हुई थी, बट ही यूज टू टीच दैट सच्चाई के रास्ते पे चला जाए एंड जो चीज़ें हैं, जो हमारी लाइफ है जैसी है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में कोई सुपर नेचुरल तरीके से कोई चेंज नहीं लेकर आ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी दे रखा है, अ ग्रीफ स्ट्रोकन वुमेन आई थी, यानी कि एक बहुत ही परेशान औरत थी, आती है गौतम बुद्ध के पास। उससे पता चलता है कि एक इंसान है जिनको मोक्ष की प्राप्ति मिल गई है। वो उनके पास आती है, अपने बेटा, जो उनका बेटा होता है वो मर चुका होता है, उसका मृत शरीर लेके गौतम बुद्ध के पास आती है और बहुत रोकर कहती है कि इसको जिंदा कर दो आप। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं इसको जिंदा कर दूंगा, बट एक शर्त है, आप जाकर किसी भी घर से मेरे लिए एक मुट्ठी मस्टर्ड लेकर आओ। तो वो कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकर आती हूँ। तो जैसे ही वो जा रही होती है तो गौतम बुद्ध उनको कहते हैं कि उस घर से मेरे लिए मस्टर्ड लेकर आना जहाँ पे किसी के घर में भी, उस घर में जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। तो वो जाती है, वो औरत हर एक के घर में जाती है और पूछती है क्या तुम्हारे यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है, मुझे मस्टर्ड दे दो। तो धीरे धीरे जब वो पूरा गांव छान मारती है तब उन्हें समझ में आता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। एंड उन्हें समझ में आ जाता है कि बुद्धा उन्हें एक्सप्लेन करना चाहते हैं दैट डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि हम मौत को नहीं रोक सकते हैं इन सुपर नेचुरल चीज़ों में, यानी कि हम जिंदा करने में उनको इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा एंड उनको जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट डेथ इज इनएविटेबल। जो एंड वो अपनी टीचिंग से उन्होंने एक छोटे से एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया दैट ही डज नॉट बिलीव इन एनीथिंग सुपर नेचुरल, वो रियलिटीज ऑफ लाइफ में बिलीव करते थे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो कहते थे वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, यानी अनिच, यानी कि जो वर्ल्ड है वो हर समय चेंज होता रहता है। वर्ल्ड इज
एवर गेइंग या ऑन गोइंग, यानी कि किसी की मृत्यु हो या किसी का जन्म हो, वर्ल्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा सब चल रहा होता है चलता रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि दुनिया रुक जाए। जिसको जो अपना काम करना है वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उसकी डेथ होती है, डेथ के प्रोसीजर्स होते हैं, तो क्या उसके बाद आप लोग अपनी लाइफ जीना बंद कर देते हो? नहीं, आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है। तो वर्ल्ड इज अनिच, यानी कि ट्रांजिएंट, चलता रहता है। एंड सोललेस, नथिंग इज इटर्नल, नथिंग इज परमानेंट। आप कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी फेमस हो जाओ, कुछ भी बन जाओ आप, सब कुछ क्या है? सोललेस, यानी कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। डेथ इज इनएविटेबल, सबको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज उन्होंने बताया बहुत दुख, सॉरो। हर एक की लाइफ में सॉरो आता है, यानी कि दुख और सुख दोनों ही हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर हो, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ना किसी को दुख जरूर होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये सुख, दुख, कर्म, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, यानी कि जो वर्ल्ड के ट्रबल्स हैं, वर्ल्ड के जितने भी अफेयर्स हैं, अगर इनसे ऊपर उठना है तो उसे क्या दो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस। सीवियर पेनेंस, पेनेंस मतलब क्या होता है? जब आप अपनी खुद की गलतियों को अब भगवान के सामने जाकर बोलते हो या फिर किसी के सामने जाकर या खुद से अपनी सारी गलतियों को कबूल करते हो, तो उसको कहते हैं पेनेंस, यानी कि आपको सेल्फ पेनेंस करना पड़ेगा। फिर तुमने जितनी भी गलतियां करी हैं उनको स्वीकारना होगा, और जो दूसरों की गलतियां उसके लिए उनको माफ़ करना पड़ेगा। और सेल्फ इंडल्जेंस, यानी कि जो खुद के लिए इतनी सेल्फिश जो तुम्हारा नेचर है उसको छोड़ना पड़ेगा। उस चीज़ों को जब तुम छोड़ दोगे तभी तुम वर्ल्ड के जितने भी ट्रबल्स हैं उनसे ऊपर उठ सकते हो। और उन्होंने ये बताया कि जो वर्ल्ड है, सोशल वर्ल्ड है, वो डिवाइन ओरिजिन नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये उसी से रिलेटेड है। जैसे कि वेदास में लिखा है, वर्ण सिस्टम में लिखा है कि भगवान ने कहा है कि 4 वर्ण होंगे, बट ऐसा नहीं है। ब्राह्मण्स ने कहा है कि 4 वर्ण है, भगवान ने नहीं कहा है। ये बात बुद्धा ने बताई है कि कोई डिवाइन ओरिजिन में ऐसा नहीं लिखा है कि 4 वर्ण होंगे, आदमी के साथ ऐसा सलूक होगा, औरत के साथ ऐसा सलूक होगा। ऐसा कुछ हमारे डिवाइन ओरिजिन में नहीं लिखा गया है। एंड उन्होंने किंग और गाहपति, गाहपति कौन थे? जो अमीर अमीर फार्मर्स और लैंड होल्डर्स होते थे, उन्होंने उन सबको भी ये सब बातें समझाने की बहुत कोशिश करी। और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो सही काम है, यानी कि हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना है और जैसा जीवन चल रहा है उसको चलते रहने देना है, तभी जो हम लोग हैं अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, जो लास्ट वर्ड्स उन्होंने अपने डिसिपल्स को कहे थे, और जो वो मेनली वो कहते थे, बी लैम्प टू योरसेल्फ, यानी कि हम अपने आप को खुद ही रास्ता दिखा सकते हैं। लैम्प मतलब क्या हो गया? रोशनी दिखाना या रास्ता दिखाना। कोई भी इंसान जो है खुद की मदद वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम खुद ही करेगा। कोई और आके तुम्हारी ना ही मदद कर सकता है, ना ही तुम्हें कोई राह दिखा सकता है। तो सब कुछ जो है इंसान को वो खुद से करना होता है। तो ये बुद्धा अपनी टीचिंग्स में मेनली कहा करते थे। तो विद दिस हमने बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पढ़ लिया है। तो ये सब जो बातें थी उनकी धम्मा में लिखी हुई थी। बुद्धा मेनली क्या करते थे? बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको धम्मा कहा जाता है। उसमें उन्होंने बताया कि हमें अपने एल्डर्स से कैसे सलूक करना है, अपने से जो छोटे लोगों से कैसे सलूक करना है, यंगर से कैसे सलूक करना है, सब कुछ धम्मा के अंदर लिखा हुआ है। एंड वही बुद्धा अपनी टीचिंग्स में बताते थे कि ये जो डेथ है ये इनएविटेबल है। इन सब चीज़ों को, लाइफ की जो रियलिटीज़ है उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेनली बुद्धा हमें ये कहते थे कि कोई फेरी वर्ल्ड नहीं है, कोई सुपरनैचुरल वर्ल्ड नहीं है। वट एवर इज द रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर 6, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा के कौन कौन फॉलोअर्स थे और इनको क्या कहते थे। लेट्स स्टार्ट। ओके, जो बुद्धा के फॉलोअर्स बन जाते थे तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बन जाती थी जिसको कहते थे संघ, यानी कि सारे के सारे जो बुद्धा थे उनके फॉलोअर्स होते थे, पूरे वर्ल्ड से आते थे, हर एक कैटेगरी से, हर कास्ट से आते थे, तो उनको क्या कहते थे? संघ। और जैसे ही कोई बुद्धा का फॉलोअर बन जाता था, यानी कि वो उनके पाथ पे चलने लगता था, तो उनको कहा जाता, भिक्षुज एंड भिक्षुनीज उनको कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो उनको करना होता था कि वो रिनाउंस कर देते थे वर्ल्ड को, यानी कि मोह माया से वो दूर हो जाते थे। प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं, उनको एल्म्स पर रहना पड़ता। व्हाट इज एल्म्स? एल्म्स इज द स्ट्रेट एंड सिंपल वर्ड फॉर द चैरिटी, यानी कि वो चैरिटी पे ही जिंदा रहते थे। उनके पास इनकी नीड के लिए बस एक बोल, एसेंशियल क्या होता था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो वो अपने पास रख सकते हैं? उनका एक बोल, यानी कि उनका एक कटोरा जिसमें वो चैरिटी लेते थे। और चैरिटी भी वो एक ही दिन में ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारा, ऐसा आपके बुक में बता रखा है कि भर ले रहे। ठीक है, तो अगर उन्हें कभी
कोई ज़्यादा चैरिटी मिलती भी थी तो वो उनको अपने सारे के सारे जो फॉलोअर्स होते थे, डिसिपल्स होते थे, उनके साथ शेयर करना पड़ता था। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज उन्होंने वर्ल्डली जो प्लेजर्स हैं उन सबको रिनाउंस कर दिया है, इसलिए ऐसा होता था। इनिशियली यानी जो स्टार्टिंग में जो मॉन्क्स थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों को ही अलाउड था बुद्धा का फॉलोअर बना, यानी भिखुज ही बन सकते थे। बट बाद में जो बुद्धा के सबसे फेवरेट डिसिपल थे आनंदा, जिनके बारे में आपकी बुक में बता रखा है, तो आपका बुक में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कौन थे बुद्धा के सबसे फेवरेट या सबसे चहीते डिसिपल? आनंदा। उन्होंने मेडिटेशन करी एंड बुद्धा को मनाया कि आप वुमेन को भी अलाउ करो कि वो नन्स बन सके, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आ सके, यानी कि वो भी भिखुनीज बन सके। तो बुद्धा ने अलाउ कर दिया एंड फर्स्ट भिखुनी जो बनी थी, यानी कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट मॉन्क बनी थी, बुद्धिस्ट नन बनी थी, वो कौन थी? उनकी फॉस्टर मॉम। जैसे कि माँ तो होती, आपने देखा है वो राजकुमार थे, तो उनकी जो मदर तो थी, उनके साथ में जो उनकी बहुत सबसे ज़्यादा उनका ध्यान करती थी, जो उनकी फॉस्टर मॉम थी, वो फर्स्ट भिखुनी बनती है। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी फर्स्ट भिखुनी बनती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन की फर्स्ट भिखुनी कौन बनी थी? महाप्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध पहले नहीं चाहते थे कि वुमेन्स आए संघ के अंदर, बट बाद में जब आनंदा उनको फोर्स करते हैं तो उन्हें मानना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? जो भिखुनीज एक टीचर बन जाती थी, यानी कि जो बुद्धा के जो धम्मा की जो टीचिंग्स है उसको और ज़्यादा फैलाती थी और वो एक टीचर टाइप बन जाती थी। उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था थेरी। तो फीमेल भिखुनी जो एक टीचर बन जाती थी उनको थेरी कहा जाता था। ये भी आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे वो पूरी वॉक्स ऑफ लाइफ में से आते थे। वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब किंग, जैसे कि हमें पता है अशोका, उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे। और गहापति हो गया, वेल्दी मैन ले लो, वर्कर्स ले लो, स्लेव ले लो, क्राफ्ट पर्सन ले लो, तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अमीर गरीब और बहुत गरीब, हर एक बुद्धा के पास आते थे उनके फॉलोअर्स बनने के लिए। और जब वो बुद्धिस्ट फॉलोअर बन जाते थे तो उनका ये अमीर और गरीब का डिफरेंस खत्म हो जाता था, सब लोग इक्वल हो जाते थे। चाहे महाराज अशोका हो या फिर कोई गरीब सा स्लेव भी हो, बुद्धा के लिए वो दोनों सेम थे। वहाँ मोनेस्ट्री में वो सब सेम होते थे, अब उन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक पे आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि वाई वर बुद्धास टीचिंग फॉलो। अब लोग बुद्धा की जो टीचिंग है उसको फॉलो क्यों करते थे? ऐसा क्या था उनकी टीचिंग्स के अंदर जो फॉलो उनको किया जाता था? तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा क्या था कि लोगों को वो बहुत अपीलिंग लगती थी। अपीलिंग क्यों लगती थी लोग? ओके, तो अपीलिंग क्यों लगती थी लोगों को? देखो, उस समय पे हमने देखा वेदास के अंदर वर्ण सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रा एंड कुछ हमने किन के बारे में पढ़ा? हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, जिनको शहर के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता था। तो काफ़ी सारे रिलीजियस और सोशल जो लाइफ थी उससे काफ़ी लोग परेशान थे। तो उनको एक रे ऑफ होप मिली, उनको समझ में आया कि कई लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। तो इसलिए उनको जो डिससेटिस्फाइड थे, जो ना खुश थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, उन्होंने बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करा। और वो लोग जो ये सोशल चेंजेस हो रहे थे उनसे कंफ्यूज थे, यानी कि जो लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के सोशल चेंजेस के अंदर, उन्होंने एक्सेप्ट करी बुद्धा की टीचिंग्स। और वो लोग जो नहीं मानते थे, जैसे कि ब्राह्मण्स कहते थे कि बर्थ से ही जो जिस वर्ण में पैदा होगा उसे उसी वर्ण में रहना पड़ेगा, जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे उन लोगों ने बुद्धा की टीचिंग्स को प्रेस करा। नेक्स्ट क्या थी बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि वो फेलोशिप और कंपैशन को महत्वता देते थे। फेलोशिप मतलब कि सामने वाले के दुख को समझना, कंपैशन मतलब दूसरे की प्रॉब्लम्स के लिए अपने नज़रिए से देखना, उसकी प्रॉब्लम्स को उसके लिए फील करना। कंपैशनेट एंड फेलोशिप आपकी बुक में बता रखा है। और रिस्पेक्ट करना यंगर्स की, और जो आपसे छोटे हैं उनके साथ रिस्पेक्ट करना, चाहे वो गरीब हो उससे अच्छे से बात करना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उसको प्रेस करा गया। सो विद दिस हमारा टॉपिक 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम टॉपिक 7 पढ़ेंगे जिसमें हम बुद्धा के स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे कि स्तूपास क्या थे, किसने बनवाए एंड उसमें क्या क्या होता था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 7 स्टार्ट करते हैं जिनके बारे में हम स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें इस टॉपिक में पता चलता है कि अर्लीस्ट टाइम से, यानी कि बहुत पुराने ज़माने से ही कुछ प्लेसेस ऐसी थी जिन्हें सेक्रेड यानी कि पवित्र कहा जाता था। वो प्लेसेस कैसी होती थी? देखो, जहाँ पे कोई स्पेशल टाइप के ट्रीज होते थे, कोई रॉक्स होते थे बहुत सुंदर सुंदर टाइप के, और जहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी वो बहुत ही मनमोहक टाइप की होती थी, देख के इंसान रोक नहीं पाता था खुद को। वो उन पवित्र जगहें वो होती थी। रॉक्स हो गई, ब्यूटी हो गई, मेनली
वहाँ पे कोई ना कोई श्राइन होती थी। श्राइन क्या होता है, जैसे कोई सेंट हो गया, जैसे कि कोई गुरु हो गए, उनके लिए बनाई गई, या फिर कोई गॉड हो गए, उनके लिए श्राइन्स बनाई जाती है। एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में श्राइन्स को क्या कहा जाता है, चैत्यास कहा जाता है। तो हमारे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें बहुत सारे चैत्यास के बारे में मेंशन है, एंड सारी वो जगहें मेंशन है जहाँ पे हमारे जो लॉर्ड बुद्धा थे वो गए थे, जहाँ वो पैदा हुए थे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले प्लेसेस जो मेंशन है जैसे कि लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे बुद्धा बॉर्न हुए थे। फिर मेंशन है वो जगह जहाँ उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, यानी कि जहाँ उन्होंने मोक्ष प्राप्त करा, वो कौन सी जगह है, बोध गया। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फिर वो जगह मेंशन है जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन यानी फर्स्ट टीचिंग दी, सारनाथ। फिर निब्बना, यानी कि जो बुद्धा थे, निब्बना मतलब होता है कि फायर, जैसे आपने देखा है आग जलती है और एकदम से बुझ जाती है और सब खत्म, तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा एकदम से डिसअपियर हो गए थे। निब्बना, जहाँ पे उन्होंने निब्बना हुई उनको, वो कौन सी जगह थी, कुशीनाग्र। ठीक है, तो इन 5 जगहों के बारे में हमें याद रखना है। एंड 200 साल बाद, यानी कि बुद्धा के जाने के 200 साल बाद हमें इन जगहों के बारे में पता चला, जब अशोका ने जाके वहाँ पे पिलर्स लगाए और ये बात बताई कि वो वहाँ पे थे, यानी कि जो अशोका ने जो वहाँ पे पिलर्स लगाए, और वहाँ से हमें पता चला अबाउट ऑल दीज प्लेसेस। अब 7.1 टॉपिक पे आ जाओ, वाई वर स्तूपास बिल्ट, यानी कि बुद्धा तो थे, वो तो बहुत नॉर्मल सी जिंदगी जीते थे अपनी, स्तूपास क्यों बने और किसने बनवाए। ठीक है, तो सम प्लेसेस आर रिगार्डेड सेक्रेड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट आप कह सकते हो। सेक्रेड क्यों थी वो प्लेसेस, क्योंकि वो जगह थी या तो वहाँ बुद्धा गए थे, या फिर वहाँ बुद्धा की बॉडी को बरी किया गया है, या फिर उनकी जो चीज़ें यूज़ करी गई थी उनको बरी किया गया, उनको गाड़ा गया है। तो उन जगहों को सेक्रेड कहते हैं जहाँ पे भी बुद्धा की कोई चीज़ें बरी हो रखी हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स उनके जो ऑब्जेक्ट्स वो यूज़ करते थे और जो बरी हो रखे हैं उनको क्या कहते हैं, रेलिक्स, यानी कि जो पुराने आर्टिफैक्ट्स होते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती हैं हिस्टोरिकली, उनको रेलिक्स कहा जाता है। ठीक है, और ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास जो वो प्री बुद्धिस्ट था, यानी कि ऐसा नहीं था कि बुद्धिज्म से पहले स्तूपास बिल्ट नहीं होते थे, स्तूपास पहले भी बिल्ट होते थे, बट बुद्धिस्ट के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा होने लगा। जो बुद्धिज्म में सबसे ज़्यादा रेलिक्स एसोसिएटेड हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा रेलिक्स जो बुद्धिस्ट से एसोसिएटेड है, वो सारे वही रेलिक्स हैं जो बुद्धा यूज़ करते थे। ठीक है, तो अशोका जो थे उनकी जो एक टेक्स्ट है, बुद्धा टेक्स्ट है अशोका वदना। हमें पता है कि अशोका किंग ने अपना राजपाट त्याग के वो मॉन्क बन गए थे, तो उनके उपनाम का एक टेक्स्ट है अशोका वदना। उसमें लिखा हुआ है कि अशोका ने क्या करा, जो बुद्धा के सारे जितनी भी चीज़ें उनकी यूज़ करी हुई थी, जितने भी उनके रेलिक्स थे, उनको अलग अलग टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज वो पहले किंग थे, और उन कहा गया कि उन सबको वहाँ पे अलग अलग टाउन्स में स्तूपा बनवाया जाए, जिससे कि बुद्धा को आगे तक याद किया जाए। तो उन्होंने सारे जो रेलिक्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करके, आपने देखा है इंडिया में इतनी सारी जगह में स्तूपास हैं, कहीं ख़त्म हो चुके हैं एंड कहीं बिल्कुल अभी तक अच्छी हालत में है। ठीक है, तो वो काम किसने करवाया था, ऐसा कहा गया अशोका वदना ने कि वो काम अशोका ने करवाया था। अब हाउ वर स्तूपास बिल्ट, यानी कि वो कैसे बिल्ट होते थे। ठीक है, तो मेनली हमें पता चला है कैसे इतना उस समय पे आर्टिफैक्ट्स, मतलब उसमें स्कल्पचर वगैरह ना होना, पैसा भी तो लगता था स्तूपा बनाने में। तो जितना भी इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन क्या होती है मैंने आपको बताया, जैसे मंदिर बनते हैं ना, तो वहाँ मंदिर की दीवारों पर लिखा होता है इसने दान दिया, इसने दान दिया। तो वैसे ही स्तूपास की जो रेलिंग्स है और जो उसके पिलर्स है उसमें रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि किस किस ने डोनेशन करी है। तो बुद्धा को बनाने में गरीब से गरीब, स्तूपा को बनाने में गरीब और अमीर हर एक ने डोनेशन करी थी। सातवाहना रूलर्स ने करी, आइवरी वर्कर्स ने करी, और वुमेन्स ने भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशन करी थी हमारे स्तूपास बनाने में। इनफैक्ट जो भिखुस और भिखुनीस थे उन्होंने भी अपने चैरिटी में से डोनेशन करी थी स्तूपास बनवाने में। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाओ अपना, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। अब स्तूपा किस टाइप का होता है, तो स्तूपा एक संस्कृत वर्ड से वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है हीप। हीप क्या होता है, ढेर जैसे कहते हैं ना, ढेर किसी चीज़ का ढेर लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, स्तूपा। बाद में इसको कहा गया सेमी सर्कुलर शेप होती है ना स्तूपा के ऊपर से, वो जिसको अंडा भी कहा जाता है। अगर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम देखें इसका, तो मेनली ये राउंड और स्क्वायर शेप्स के ऊपर बैलेंस हो रखा है। अबव द अंडा देयर इज अ हार्मिका, यानी कि ये जो स्तूपा
स्तूपा है, अगर ये स्तूपा की ये शेप है, इसको अंडा कहा जाता है, इसके ऊपर है हार्मिका, एक स्क्वायर सी बैल्कनी होती है। क्या है इसकी ये स्क्वायर सी बैल्कनी? हार्मिका। अराइजिंग फ्रॉम हार्मिका, ये जो बैल्कनी है इससे अराइज हो रहा है एक मास्ट अराइज हो रहा है, जिसको क्या कहते हैं? यशति। तो यहाँ अगर आपकी बुक में भी ये वर्टिकल डायग्राम दे रखा है सांची स्तूपा का, तो हार्मिका के ऊपर यशति है, जो एक वुडन बैम्बू स्टिक है या फिर कोई वुडन फेंस टाइप की है। ठीक है, तो ये इसका ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया। और इसके 4 गेटवेज होते हैं, हमने पढ़ा है 4 गेटवे हैं जिनको चुराने की कोशिश कर रहे थे यूरोपियंस। और जो गेटवेज हैं वो रिचली कार्व्ड हैं, जितने भी गेटवेज हैं उस पर बहुत सारी कारीगरी हो रखी है, नक्काशी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा रिच। ठीक है, तो अगर कोई भी स्तूपा के अंदर एंटर करता था तो वो ईस्टर्न गेटवे से एंटर करता था और वो पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता था, जैसे कि हमारा सन है ईस्ट से निकल के वेस्ट में सेट होता है, उस तरीके से वो क्लॉकवाइज पूरे के पूरे स्तूपा के चक्कर लगाता था अगर कोई भी स्तूपा के अंदर एंटर करता था। लेटर ऑन स्तूपास के अंदर निचेस एंड और स्कल्पचर्स ऐड होने लग गए। अमरवती स्तूपा, नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ोगे अमरवती स्तूपास के बारे में, जो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और शाहजहां की ढेरी जो स्तूपा है जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, उन दोनों स्तूपास के अंदर और ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो सांची स्तूपा का डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये अंडा है, ये हार्मिका है, ऊपर क्या होती है? यष्टि। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए स्तूपा क्या है। तो विद दिस हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब जो बाकी का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाके आप आगे का चैप्टर पढ़ सकते हो। आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें बुद्धिज्म के बारे में जानने को मिल रहा है, विद जैनिज्म एंड हिंदू जो वैदिक टेक्स्ट हैं उसके बारे में भी जानने को हमें इस पूरे चैप्टर में मिलेगा। हर एक बिलीफ के बारे में जानने को हमें मिलेगा। सो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, अब ऑब्वियस है यार, आप स्टूडेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आएगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो और मैं आपको रिप्लाई करूंगी, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। एंड वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताया करो। सेकेंडली, प्लीज़ ये जो हिस्ट्री की वीडियोस हैं इनको आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एक तो लॉकडाउन चल रहा है उस वजह से, एंड सेकेंडली दैट मुझे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो अभी आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है चैप्टर के बाद। सो आई विल सी, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं सेकेंड बुक पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, अदरवाइज आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू हिस्ट्री स्टूडेंट्स दैट आपको इस वीडियो को शेयर करना है। एंड सारी की सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हिस्ट्री की, इको की, पॉलिटिकल की, आप डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ सकते हो। नोट्स की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, टाइप भी, हैंड रिटन भी, बस प्रिंट आउट निकलवाना और अपनी कॉपी बना लेना। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं रोज वीडियो डालती हूँ तो तुम्हें पता चल जाए मैंने वीडियो डाल दी है। सो विद दिस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू।